Hello friends, welcome to Study Mode On to Tension Gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant and I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. So हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने काफ़ी सारी फॉर्म्स पढ़ी, उसके एडवांटेजेस पढ़े, लिमिटेशंस पढ़ी, किसी में टाइप्स भी पढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपने कंपनी वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बट आपको एक्चुअली पता है कंपनी क्या होता है? अगर हम बिज़नेस के डेफिनेशन में बोलें तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है जिसमें वो पर्सन्स मिलकर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है। और कंपनी जो होती है ना, वो बाकी फॉर्म से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसमें उसका लीगल स्टेटस जो कंपनी का होता है ना, वो उसके मेंबर से इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब मेंबर्स एक अलग आइडेंटिटी एंड कंपनी एक अलग आइडेंटिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स भले आए जाए या फिर मेंबर्स को कुछ भी हो, बट कंपनी को उससे इफेक्ट नहीं होता। कंपनी की एक अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है एंड उसकी एक कॉमन सील होती है। और कंपनी गवर्नड होती है बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के केस में उसके ओनर्स होते हैं उसके शेयर होल्डर्स, और उसको मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेसिकली जो कंपनी का पैसा होता है, कैपिटल होता है, वो डिवाइडेड होता है स्मॉलर पार्ट्स में, जिन्हें हम बोलते हैं शेयर्स। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, उसमें अलग अलग कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं। वहाँ पे लोग सेल करते हैं, बाय करते हैं, और जिनके पास शेयर होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। वो बेसिकली एक ओनरशिप पोजीशन होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी में। और ये जो शेयर्स है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कोई भी मार्केट में शेयर को सेल कर सकता है, कोई बाय कर सकता है। आज मैं उसकी ओनर हूँ, मैंने सेल कर दिया, किसी और ने परचेज़ कर लिया तो वो उसका ओनर बन जाएगा। वैसे तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया। अब मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ। तो पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। तो यही जो हमने ब्रीफ में पढ़ा था, अब इन्हीं को फीचर्स के फॉर्म में देखते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन लॉ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है, और कंपनी उसके मेंबर से इंडिपेंडेंट होती है। कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तो वो प्रॉपर्टी अपने नेम पे होल्ड करती है। मतलब आज अगर हमारी कोई कंपनी है और हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो बीइंग एन ओनर वो मेरे नाम पे नहीं, मेरी कंपनी के नाम पर होगा रजिस्टर्ड कि एज अ कंपनी, बिकॉज कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में क्या रहता था ना, कि हम उसके ओनर जो बेसिकली उसका मेन मेंबर है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो वो प्रोप्राइटर है उसके नेम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जाती थी। बट ये कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के नेम पे होल्ड की जाती है। अगर कोई डेट लेना है, कोई प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, कोई मनी बोरो करना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, किसी पर केस फाइल करना है या किसी और को केस फाइल करना है, तो ये सब कुछ कंपनी के नेम में रहता है। देन नेक्स्ट फीचर आता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो वही जैसे मैंने आपको बताया, इसकी आइडेंटिटी इसके मेंबर से सेपरेट रहती है। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ उसके ओनर से सेपरेट रहते हैं। लॉ जो है दोनों को डिफरेंट कंसीडर करता है। ओनर के पर्सनल असेट्स और लायबिलिटीज़ उसके हैं, और कंपनी के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो कंपनी के हैं। देन फॉर्मेशन। अगर कंपनी फॉर्मेशन की बात बोलूँ तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो समझना होगा। कंपनीज एक्ट 2013, और इससे पहले चलता था उसका वो था कंपनीज एक्ट 1956। तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे। इसीलिए ये फॉर्म तभी किसी बिजनेस में ली जाती है जब वो एक बहुत मैसिव स्केल पे करना हो, बिकॉज ये बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको कंपनी के केस में फॉलो करनी पड़ती है। देन आता है परपेचुअल सक्सेशन। अब जैसे मैंने आपको बोला, एक कंपनी फॉर्म करनी है, लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। लॉ की ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के किसी कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो। स्पेसिफिक क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। मेंबर्स भले ही आएंगे जाएंगे, बट कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करेगी। कंपनी को किसी भी मेंबर से इफेक्ट नहीं पड़ता, मेंबर के आने जाने से कंपनी, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है मेंबर से, तो मेंबर्स के आने जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कंपनी तो कंटिन्यू ही रहेगी। देन कंट्रोल। कंट्रोल में क्या आता है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है कंपनी के केस में रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। वो ओनर थे शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो अकाउंटेबल भी रहेंगे शेयर होल्डर्स को।
जो शेयर होल्डर्स है अब वो इतने सारे हैं। अब देखो एक कंपनी है, उसके मार्केट में बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शेयर होल्डर्स होंगे। कोई एक शेयर अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, आउटसाइड कंट्री, मतलब बहुत सारी जगह शेयर होल्डर्स फ्रेगमेंटेड होंगे। सबने पैसा इन्वेस्ट किया उस कंपनी में। अब हर कोई तो आके डे टू डे ऑपरेशंस में मैनेज नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई छोटा बिजनेस होता है तो वो डेली ऑपरेशन में मैनेज कर सकते थे, बट कंपनी के केस में क्या, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो हर कोई उसको मैनेज नहीं करना आएगा। तो उनके बिहाफ पर कंपनी को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो अकाउंटेबल रहते हैं शेयर होल्डर्स को कि उन्होंने कैसे मैनेज कर रहे हैं वो कंपनी को, क्या कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। अक्षय नाम का एक शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर है 2000 शेयर्स का, ₹10 ईच, और अभी तक पेमेंट उसने किया है ₹7 पर शेयर। तो उसकी लायबिलिटी थी 2000 इंटू 10, ठीक है, 20,000 की उसकी लायबिलिटी थी, और अभी तक उसने 2000 इंटू 7 14,000 दिए हैं। तो अब उसको कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना बाकी रहा, ₹3 इंटू 2000 6,000। तो इस 6,000 के ऊपर उससे और कोई पैसा नहीं मांग सकते। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू द एक्सटेंट वो जितने शेयर्स ओन कर रहा है। और क्रेडिटर्स को भी अगर कोई अपने क्लेम सेटल करने हैं, कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की भी सिचुएशन आती है, तो भी वो कंपनी के असेट्स से ही उसके पैसे लिए जाएंगे। मेंबर्स को उनकी लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं मांगा जाता इसमें। जैसे हमने पहले पढ़ा था कुछ फॉर्म्स में, सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में पढ़ा था कि उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, बट इसमें अनलिमिटेड नहीं है। इसमें आपका सिर्फ जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। मेंबर सिर्फ उनके अनपेड अमाउंट को ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क बियरिंग। अब लॉस का जो रिस्क है ना, वो शेयर होल्डर्स बॉर्न करते हैं। नॉट लाइक कि एक या दो जन लॉसेस बियर करेंगे। पूरे कंपनी के ऊपर जब बात आती है तो पूरी कंपनी के ही एसेट्स जो है, मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें क्या है ना, जैसे आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपका रिस्क बस वहीं तक है, आपको सिर्फ उतना ही कैपिटल देना है। जो लायबिलिटी वाला पॉइंट था ना, वही ये रिस्क बियरिंग में भी रिपीट हो रहा है कि आपका रिस्क ऑफ लॉस कहाँ तक है। आपका लॉस सिर्फ आपके अनपेड कैपिटल तक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो भी आएगा वो कंपनी के एसेट्स में से देखेंगे, उससे ज़्यादा। अब ये तो थे फीचर्स। अब मैं आपको बताऊंगी मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स में वही हमारा हर बार का फीचर्स वाले पॉइंट ही रिपीट होते हैं। जैसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी लिमिटेड रहती है अनपेड अमाउंट जितनी, कंपनी के एसेट्स को ही लिया जाएगा अगर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी होती है। ओनर्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई चार्ज नहीं है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई भी वो इंटरफेरेंस नहीं रहेगा किसी का भी। इसीलिए इन्वेस्टर्स जो है कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें इनका रिस्क लिमिटेड रहता है, सिर्फ उतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना, उससे ज़्यादा नहीं। देन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जैसे शेयर्स हम सेल कर सकते हैं मार्केट में, तो कभी भी आपको पैसे चाहिए तो आप अपना जो है वो इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। तो ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहता। और कंपनी इसलिए जो है इन्वेस्टर्स का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपेयर टू अदर फॉर्म्स, बिकॉज वहाँ पे इतनी जल्दी ट्रांसफरेबल नहीं होता है इंटरेस्ट। हाँ, सेल आउट उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें फिर भी इतना वो फ्रीक्वेंटली और इतना इजीली नहीं होता जितना कंपनी के केस में होता है। देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मेंबर्स की डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी फिर भी कंटिन्यू करेगी। हाँ, अगर आपको कंपनी बंद करनी ही है तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के लिक्विडेशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, तब आप कंपनी को क्लोज डाउन कर सकते हो। देन आता है स्कोप फॉर एक्सपांशन। अब जैसे हमने पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि उनके फंड्स ना लिमिटेड होते हैं, बट कंपनी के केस में फंड्स लिमिटेड नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है। तो कंपेयर टू देम इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ज़्यादा। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसका इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है, इसके रिटर्न्स रिवॉर्ड्स भी कंपेयर टू देम ज़्यादा होते हैं। तो कैपिटल जो है ज़्यादा लिया जा सकता है पब्लिक से, और लोन्स भी इन्हें मिलते हैं बिकॉज इनकी एग्जिस्टेंस भी, इनकी सक्सेशन भी परपेचुअल है। तो कंपेयर टू अदर फॉर्म्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक कंपनी को लोन देना प्रेफर करते हैं,
तो इन्वेस्टर्स भी इंक्लाइंड होते हैं इसलिए, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड, ओनरशिप ट्रांसफरेबल और हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसलिए इनका एक्सपांशन होना कंपेयर टू अदर फर्म्स ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना इसके लिए। देन आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब कंपनी ज़्यादा पैसे कमाएगी तो कंपनी ज़्यादा सैलरीज भी पे कर सकती है, स्पेशलिस्ट हायर कर सकती है, प्रोफेशनल हायर कर सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन मैसिव कर सकती है, वर्क को प्रॉपरली डिवाइड कर सकती है, हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट ला सकती है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, ग्रेट एफिशिएंसी। मतलब ये सब आइडियल पॉइंट्स हैं। अगर ये सब ढंग से किए जाएंगे तो कोई भी कंपनी अच्छे से काम कर ही सकती है। तो अभी ये हमने मेरिट्स पढ़े, अब आता है लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में क्या आता है? पहली लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी कंपेयर टू अगर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप देखा, तो ये बिज़नेस ईजिली कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कंपनी को फॉर्म करने से पहले ना बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी आपको नॉलेज भी चाहिए उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स की, कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है। इसलिए इसका फॉर्मेशन ना कंपेयर टू अदर फॉर्म्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देन लैक ऑफ सीक्रेसी। अब कंपनीज एक्ट जो है टाइम टू टाइम बोलता है कंपनी को बेस्ड ऑन द लॉ कि आपको कौन कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उनकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सबमिट करनी पड़ती है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल रहती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा जा रहा है तो पब्लिक को पता तो होना चाहिए ना कंपनी में बिजनेस में कर क्या रही है, बिजनेस क्या चल रहा है कंपनी में, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी किसी में भी पैसा डाल देंगे। तो इसलिए एक कंपनी की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो इसीलिए जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो सीक्रेसी जैसी तो कोई बात कंपनी के केस में रह ही नहीं जाती। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है सीक्रेसी का पॉइंट मेंटेन करना इस तरह की फॉर्म में। देन आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट है। जैसे छोटे बिजनेसेस में क्या होता है, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही बिज़नेस मैनेज कर रही हूँ, बट इस केस में क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डाल दिया है कंपनी में, अब मैनेज उसे कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट हो गया। तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको उस काम की सैलरी मिल रही है, बट वो अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहता। ऐसा नहीं बोल रही मैं हर कंपनी में ऐसा होता है, बट कुछ केसेस में वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट अगर बीच में आ जाए तो जो है वो कंपनी को मतलब एज अ ओनर तो नहीं ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि उनका पैसा नहीं है, उनको तो एक तरह से प्रोफेशनल्स है, वो उन्हें उनका काम करना है, उसके लिए सैलरी मिल रही है। बट अगर एक ओनर उस चीज़ को मैनेज करता है तो वो जितना पर्सनल इंटरेस्ट से उस चीज़ को मैनेज कर पाता है वैसा वो नहीं कर सकते। देन अगर कंपनी का जो है कंपेयर टू अदर फॉर्म वो एक लार्ज साइज़ है, इससे और डिफ़िकल्ट हो जाता है ओनर्स का, टॉप मैनेजमेंट का, कि वो पर्सनल कॉन्टैक्ट रख पाएँ एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर से, क्रेडिटर से, कि एक्चुअल अगर कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे तो प्रॉब्लम का रीज़न समझ पाएँ, क्योंकि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मतलब है भले, बट इतना ज़्यादा नहीं है। टॉप मैनेजमेंट का भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से इतना ज़्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर चेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रूट कॉज तक पहुंच पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस, कंपल्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे ऑडिट करवाना पड़ता है, वोटिंग करवानी होती है, रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, रजिस्ट्रार और सेबी से रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं। मतलब बहुत सारी रेगुलेशंस है। एक बार कंपनी स्टार्ट हुई ना तो ये धीरे धीरे रेगुलेशंस भी बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं। देन डिसीजन मेकिंग में भी डिले होता है। अब कैसे, जैसे जो छोटे बिजनेस है उनको तो जो अगर लग रहा है इस टाइम पे ये डिसीजन लेना चाहिए वो डायरेक्टली ले लेंगे। थोड़ा बड़ा बिजनेस है, 2-4 जन मिलके कर रहे हैं तो वो सब ऐसे कर लेंगे। लेकिन कंपनी के केस में क्या है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं और टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर अप्रूवल्स लिए जाएंगे। लेकिन जब इतने सारे प्रोसेसेस फॉलो करेंगे ना तो एक तो डिसीजन मेकिंग में भी डिले हो जाएगा, और डिसीजन ले भी लिया तो उसे एक्ट करने में भी डिले हो जाएगा कंपेयर टू दूसरे फॉर्म्स। देन आता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब कंपनी जो है एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ओनर का मिनिमल इन्फ्लुएंस होता है। अब ओनर्स जो है स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, बहुत ही कम शेयर होल्डर्स होते हैं जो मीटिंग्स में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो कोई मीटिंग में इतना जाता नहीं है, हर एक के अपने अपने काम होते हैं।
कुछ मिनिमली परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो मीटिंग में जाते हैं। तो अगर कोई शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाइड होता है कंपनी के परफॉर्मेंस से, कंपनी के किसी डिसीजन से, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो बस डायरेक्टली सेल करता है मार्केट में और एग्जिट करता है, बिकॉज यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। तो जो तो जाएगा मीटिंग में, जिसके पास एक अच्छा प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसके डिसीजन का कुछ मतलब वैल्यू भी होगा। बट अगर किसी के पास छोटे मोटे शेयर्स है पर वो कंपनी के किसी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बस मार्केट में सेल आउट करेगा और एग्जिट कर देगा। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट आता है इसमें कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, कंज्यूमर्स है, तो हर एक की अलग अलग इंटरेस्ट होंगे और जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ को हाई सैलरीज चाहिए, कंज्यूमर्स बोल रहे हैं हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं हमें हाई रिटर्न्स चाहिए। अब एक ही बात फॉलो करने के टाइम एक मतलब किस किस बात पे ध्यान देंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्ट भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा ये कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स पढ़े, उसके मेरिट्स पढ़े, उसके लिमिटेशंस पढ़े। अब ये टॉपिक भी ना काफ़ी बड़ा है कंपनी वाला, तो इसीलिए आज मैंने हाफ कवर किया, हाफ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आप ये वाला टॉपिक रिवाइज करके आना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।